नमस्कार बंधुओं, आज भावगंगा के इस अंक में आपका स्वागत है। काफ़ी विराम रहा, बड़ी भाग दौड़ रही, बड़े अनुभव हुए, लेकिन आज फिर भावगंगा आपके सामने है। शारदा लाल जी तथा अन्य तमाम मित्रों ने फ़ोन पर या सोशल मीडिया पर मुझसे जानने की कोशिश की कि जो चुनाव हुए इसमें आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। चुनाव लोकतंत्र का महायज्ञ है, इसलिए हर चुनाव का स्वागत है और हर चुनाव पब्लिक के लिए, जनता के लिए, हम भारत के लोगों के लिए, देश के मालिकों के लिए एक अवसर है चुनने का, सही तरीके से चुनने का अपने सेवक, अपने प्रतिनिधि का। और हर चुनाव एक अनुभव देता है, शिक्षा देता है, थोड़ा और मैच्योर करता है, क्योंकि आज़ादी जब हमें मिली तो लोकतंत्र जन जन तक नहीं गया, लोगों का एहसास नहीं हुआ कि हम मालिक हो गए हैं। राजशाही के सारे दंड फंड अपनाए गए, प्रजातंत्र कह दिया गया। मीडिया में अगर कोई शपथ लेता है तो उनका राज तिलक कहा जाता है। जनता को भ्रम में रखा गया कि वह प्रजा है और उसे राजा चुनना है। और वह राजा कैसा होगा, राजा कैसा होता है, राजसी बाट में आएगा, बड़ी गाड़ियों के काफिले से आएगा, उस रथ पे आएगा, तमाम तरह तरह के स्वांग रचेगा, खूब खर्चा करेगा बेतहासा, उसकी रैलीज निकलेंगी, रथ यात्राएं निकलेंगी और अखबारों में ईश्वर जैसा घोषित किया जाएगा और पब्लिक उसी चकाचौंध में आकर के चुनाव कर देगी। जो बेचारा वाकई सेवा कर रहा है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र है ना। और ज़्यादातर लोगों के मन में अभी भी यही भावना भरी हुई है कि हम प्रजा हैं, आज़ाद हो गए हैं, केवल बाहरी शक्ति से आज़ाद हुए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से और यथार्थ रूप से हम आज़ाद नहीं हुए। हम संप्रभुता संपन्न नहीं हुए। जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता अभी आई ही नहीं इस देश में। संप्रभु का मतलब होता है कि देश का मालिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जनतांत्रिक गणराज्य यानी कि जनता है, और इस पर बाहरी शक्ति, किसी शक्ति का अब दबाव नहीं है, प्रभुता नहीं है। चाहे बाहरी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बाहरी देश हो, चाहे बाहरी व्यक्ति हों, और उसी तरह से आंतरिक भी किसी का नहीं है। सभी हम भारत के लोगों का संपूर्णता का है, लेकिन आंतरिक किसी व्यक्ति का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी पार्टी का प्रभाव दबाव नहीं है, संप्रभु है। बाहरी शक्तियों से तो हमें मुक्ति मिल गई काफ़ी हद तक, वैसे इकोनॉमिक दबाव रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अभी लोकतंत्र संप्रभुता नहीं आई। पार्टियों की संप्रभुता अपने में खतरनाक है। हम चुनते प्रतिनिधि हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि वो विधानसभाओं में हमारी आवाज़ रखे, लेकिन जीतने के बाद क्या वो किसी मुद्दे पर वोट देते समय, बहस करते समय जिस जनता ने उनसे चुना है उनसे आकर राय लेते हैं, या किसी पार्टी के आका के या पार्टी के गुलाम हो जाते हैं? वहीं पर लोकतंत्र की हत्या हो जाती, संप्रभुता की हत्या हो जाती। इस विषय पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाले हैं। मेरा इसका दो ही रास्ता है, या तो जनता जाग जाए और अपने उन्हीं को वोट दे जो ये शपथ लें कि हम आपकी आवाज़ को वहाँ रखेंगे। पार्टियों को भी वोट देते समय उनसे ये शपथ दिलाएं कि वो उनकी नहीं बल्कि जनता की आवाज़ रखें।
जो विप है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो केवल इसलिए है कि अगर सरकार गिराने का कोई मुद्दा हो तो पार्टियां, अगर सरकार बन गई है तो पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट ना दे, बस इतने के लिए है विप कॉन्स्टिट्यूशन में। अलग अलग मुद्दों पर वोट देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में विप नहीं है। उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग विप जारी करके। वो विप भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में अभी भी हम लोगों की 7.5 साल की संविधान कथाओं के बावजूद हम लोग बहुत थोड़ा सा परिवर्तन ला पाए हैं। अभी हर नागरिक को ये सब बातें नहीं पता चल पाएंगी। इसके लिए अभी इस चुनाव ने हम लोगों को और जिम्मेदारी दी है कि अभी हमें तपस्या और करनी है और घनीभूत तरीके से करनी है, और पूरे देश में ये जो संविधान और जनशक्ति जागरण और शहीदों के सपनों को जन जन तक ले जाना, ये अभियान लगातार अनवरत करना है। अभी और समय लगेगा। अभी लोकतंत्र के लिए हमारी ज़मीन तैयार होने में, हमारे खेत तैयार होने में, जिसमें लोकतंत्र की फसल लहलहाए, और समय लगेगा। तो इसलिए हम लोगों के लिए यह आत्मनिरीक्षण का समय है, आत्मावलोकन का समय है कि हमारी मेहनत अभी कितने और दिनों तक, सालों तक चलेगी, किस और तीव्रता से चलेगी, कितने और लोगों को इसमें जोड़ना होगा, कितने और जुगनुओं को तलाशना और जोड़ना होगा। ये चेन रिएक्शन कब तक चलेगा? ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। पहली आज़ादी में हम बाहरी तत्वों से आज़ाद हुए, अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई में हम आंतरिक तत्वों से हमें आज़ाद होना। सत्ता जनता तक जानी, जन जन तक जानी है, तभी उसके समस्याओं का हल होगा। आज उसकी समस्याओं को हल कोई नहीं है। एक फतवा जारी हो जाता है कि आज से ट्रेनें बंद, प्लेन बंद, बसें बंद, सब कुछ बंद, और लोग 1700 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर पैदल चलते हैं और रास्ते में मरते जाते हैं। इतनी असंवेदनशीलता इसीलिए है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनको सत्ता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि हमें सरकारें कैसे बनानी है, हमें सत्ता कैसे हासिल करनी है। मतलब वो मालिक बने बैठे हैं। लोकतंत्र में तो सबसे मिलजुल करके फैसला होना चाहिए। अगर कोई फैसला इतना बड़ा जनता के बारे में लेना है तो जनता से फैसला लेना चाहिए। आप जनता के प्रतिनिधियों को जनता से जा करके वहाँ राय लो कि क्या रास्ते अपनाए जाएं कोरोना से बचने के लिए। क्या सब कुछ बंद कर दिया जाएगा है? क्या एक आदमी के फरमान से ये देश चलेगा? अब इससे ज़्यादा तानाशाही और क्या हो सकती है? एक पार्टी के फरमान से चलेगा, कुछ लोगों से चलेगा। जब तक सबकी राय ली न जाए, सब मालिक ना हो, तब तक लोकतंत्र नहीं है। अभी आंतरिक संप्रभुता इस देश में नहीं आई है। इस पर बहुत काम होने की ज़रूरत है और उसको जन जन तक ये बात जानी चाहिए। लेकिन जो अभी परिणाम आए हैं, कुछ कदम हम आगे बढ़े हैं। पिछले इन्हीं राज्यों में जो चुनाव हुए और इस बार इन्हीं राज्यों में जो चुनाव हुए और जो नतीजे हैं, उसमें हम कुछ कदम आगे बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पंजाब का है। पंजाब में वहाँ की जनता धन्यवाद की पात्र है। उसने धर्म पर आधारित पार्टी भाजपा को नकार दिया। उसने धर्म पर आधारित दूसरी पार्टी अकाली दल को भी नकार दिया। उसने शुद्ध जातिवादी राजनीति करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया। उसने सेवा पर आधारित, लोगों के काम पर आधारित और जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने वाली पार्टी को जिताया। ये खुशी की बात है। कौशाम्बी में, गाज़ियाबाद में हम और केजरीवाल एक ही बिल्डिंग में रहते थे। मैं कमिश्नर था और वो
जॉइंट कमिश्नर था, अक्सर मेरे पास आ जाता था, खूब चर्चाएं होती थी। उस समय वो आरटीआई पे काम कर रहा था। मुझे भी अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने आरटीआई के उन आंदोलन के शिविरों में ले गया, कार्यक्रमों में ले गया। लेकिन कुछ अंतर विचारों में थे जो मैं केजरीवाल से कहता था, वो स्वीकार नहीं कर पाता था। पहला अंतर तो ये था कि वो कहता था कि हम ऐसा सिस्टम बना देंगे, चूँकि आरटीआई पे काम कर रहा था, हम ऐसा सिस्टम बना देंगे कि अब कोई सरकार अगर गलत भी चुन करके आ जाए तो अच्छा काम नहीं करेगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा सिस्टम कोई नहीं बन सकता। लोकपाल की जब बात होती थी तो मैंने कहा कि एक लोकपाल भी वो जो चुना जाएगा उसको कौन चुनेगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष। अगर दोनों भ्रष्ट हैं तो वो कभी एकदम सही आदमी को लोकपाल नहीं बनाने की कोशिश करेगी, वो गड़बड़ को ही बनाने की कोशिश करेंगे जो दोनों की रक्षा कर सके। क्योंकि पक्ष और विपक्ष यही अगर खेलते रहेंगे तो इसलिए एक लोकपाल से काम नहीं चलेगा। जन जागरण करना होगा और अच्छे लोगों को व्यवस्था में चुन करके आना होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक देश का भविष्य और लोकतंत्र ठीक नहीं होगा। पहला ये था। दूसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो वहीं ज़्यादा काम करता है जहाँ पर मीडिया रहती है। वो चुपचाप काम करना, तपस्या के भाव से काम करना, संविधान के लिए जैसे ज़रूरत है तपस्वियों की, भगीरथों की, उस तरह का नहीं कर सकता। वो मीडिया फोकस्ड है। और इसीलिए जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, जब मीडिया वालों ने उससे पूछा कि इस आंदोलन का क्या भविष्य होगा, तो उसने कहा जैसा आप लोग दिखाएंगे कवर करेंगे। यानी कि मीडिया कवरेज से ही आंदोलन सफल होते हैं। डीप रूटेड वर्क करने की उसको आवश्यकता नहीं रहती। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी वो सोच रहा था राइट टू इन्फॉर्मेशन और लोकपाल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिए जा रहे हैं। आखिर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो कुछ लोकपालों से राइट टू इन्फॉर्मेशन में राइट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को भी आप लोकपाल मान लीजिए। जो पार्टी लोकपाल के लिए इतना कुछ कह के आई थी उसने लोकपाल अपॉइंट ही नहीं किया। तो ये सब बड़े बड़े तिलिस्म है। इसको से जनता को उभरना होगा और हर नागरिक को लोकपाल बनना होगा। और लोकपाल लोक आलोक से बना है, जिसकी आंखें खुली हो वही रक्षा कर सकता है, वही लोकपाल बन सकता है। तो जनता को आंखें खोलने की ज़रूरत है। आंखें मुलमुलाने लगी हैं लेकिन अभी खुली नहीं हैं। इस चुनाव ने इतना दिखाया है कि आंखें थोड़ी थोड़ी मुलमुलाने लगी हैं, अभी खुली नहीं हैं। खुलेंगी तब जब वो वाकई सेवक तलाश के जिताएगा। अभी भी करोड़ों अरबों खर्च करके जो चुनाव जीत रहा है वो फिर कई गुना कमाएगा। फिर वो कैसे जीत रहा है? केजरीवाल भी परहेज नहीं करते हैं पैसा खर्च करने में, खूब पैसे इकट्ठे करते हैं और खर्च करते हैं। तो चुनाव के तरीकों में कोई परिवर्तन आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में नहीं है। केजरीवाल भी खूब जनता के टैक्सेस का पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं। यह सब नहीं होना चाहिए। वाकई लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब हर पैसे का इस्तेमाल केवल और केवल जनता की सुख सुविधाओं के लिए, जनता के लिए हो। और कोई प्रचार कि हमारी पार्टी ने ये किया, ये सरकार ने ये किया, ये नहीं होना चाहिए। जनता की कॉस्ट पे वो पार्टी अपनी कॉस्ट पे करे या वो व्यक्ति अपनी कॉस्ट पे करे, वो तो समझ में आता है। लेकिन जनता के दिए गए टैक्सेस से दिल्ली सरकार इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट दे रही है। वहाँ पर मेरा उनसे मतभेद रहा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। काम बोलना चाहिए, काम तो छाया की तरह होना चाहिए। हमारा प्रचार हमारी छाया की तरह होना चाहिए। जो हमने किया है वो पब्लिक देख रही है, पब्लिक खुद उसके आधार पर चुने, न कि प्रचार के आधार पर चुने। तो इन मुद्दों पर कोई केजरीवाल को मैं परफेक्ट नहीं मानता, क्योंकि मैं बहुत करीब से उसको जानता हूँ। इसलिए मैं
परफेक्ट नहीं मानता, लेकिन जो प्रेजेंट हालात हैं और पार्टियों से बेहतर है, क्योंकि वह जाति, धर्म या भटकाने वाले मुद्दों पर नहीं जा रहा है, वो कम से कम मुद्दे जनता के टच कर रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि कुछ कदम हम आगे बढ़े हैं। पंजाब में आपकी सफलता कुछ कदम आगे बढ़ी है, उसने जातिवादी और धर्मवादी पार्टियों को एकदम नकार दिया है और हर चुनाव पुराने मुद्दों को नकारता है और कुछ नई सीख देता है, जिससे अगली बार पब्लिक और सीखेगी। अगली बार अब ये भी परिवर्तन होगा कि लोग जिसने बहुत प्रचार किया है उनको वोट नहीं देंगे, जो चुपचाप सेवा कर रहा है उसको वोट देंगे। तो इसलिए केजरीवाल का, आप पार्टी का वहाँ पे पंजाब में सफलता सकारात्मक संदेश है और ये लग रहा है कि लोग जब अब तक हमेशा पूरी तरह से गलत करते रहे हैं, जो उत्तर देते रहे हैं चुनाव में, वो थोड़ा थोड़ा सही की तरफ जाने की कोशिश शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक, बाकी तीनों राज्यों का तो सामान्य सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर एक दो कमेंट्स करने ज़रूरी हैं। पहला कि भाजपा ने भी इसमें दोहरी रणनीति खेली। खुद ही फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद ये लोग अंडरलाइन ये प्रचार करने लगे कि भाजपा की स्थिति वेस्टर्न यूपी में खराब रही है, इसलिए अगर भाजपा को बचाना है और सपा से बचना है तो मतलब कुछ किसी भी तरह से भाजपा को वोट देना है। इस प्रचार ने या इस बात को दूर दूर तक फैलाने में उनकी स्ट्रेटजी सफल हो गई कि जो इन्हीं के कार्यों से नाराज लोग बैठे थे, इन्हीं के कार्यों से जो नाराज लोग बैठे थे और इनके विकल्प के रूप में कांग्रेस को या इवन सर्वोदय भारत पार्टी को, आपको, अन्य पार्टियों को वोट देना चाहते थे, उन्होंने नहीं दिया। वो लास्ट मोमेंट पे भाजपा को वोट दे दिया। पूरा मतलब दूसरे पार्टियों के लिए काम भी किया, कांग्रेस के लिए काम किया, सर्वोदय भारत पार्टी के लिए काम किया, आपके लिए काम किया, लेकिन मतदान केंद्र पर जाकर वहाँ पर वो बदल गए और उनको सपा का वो खौफ आ गया जो पिछले कार्यकालों में उनका रहा है। जिस तरह से इम्पॉर्टेंट पोजीशंस जैसे पब्लिक सर्विस कमीशंस में अपॉइंटमेंट में, एजुकेशन सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट में जिस तरह के गंदे संदे लोग भरे गए, जिस तरह से जातिवाद का तांडव रचा गया, जिस तरह से गुंडई फैली, जिस तरह से सैफई में सारा संसाधन सैफई जा रहा है और सैफई में बॉलीवुड के स्टार्स आकर के सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सैफई में हो गया है, राजा की तरह से बिहेव कर रहे हैं और रजऊ कह करके गाना हो रहा है अर्धनग्न स्त्रियों का, वो सब पब्लिक को याद आ गया और फिर इसीलिए वोट देते देते उनको लोग रह गए। तो और इस प्रक्रिया से भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि भाजपा को भी वोट सीट्स जितनी पिछली लोक विधानसभा में थी उससे काफ़ी कम हो गई और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पांचों राज्यों के जो नतीजों का रिजल्ट है, एक सबसे बड़ा इसका ये रहा कि भाजपा जो उम्मीद कर रही थी कि
राज्यसभा में अब उसकी सीटें बढ़ जाएंगी और शायद साल 2 साल में ऐसी स्थिति आ जाए कि उसे पूर्ण बहुमत वहाँ मिल जाएगा और बहुत सारे वो मनमाने परिवर्तन कर पाएंगे संविधान में भी। अब वो उसकी संभावना क्षीण या लगभग नगण्य हो गई। देश सुरक्षित हो गया है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इन चुनावों का ये हुआ है, भले ही सरकार यूपी में बन गई, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि राज्यसभा में अब इनको बहुमत नहीं मिलने वाला है। इनकी सीटें अब घटती जाएंगी क्योंकि रिटायर ज़्यादा होंगे और चुने कम जाएंगे इनके। तो ये सबसे बड़ा सेविंग ग्रेस रहा। और भाजपा से नाराज इनके वोटर्स जो इन्हीं के कामों से नाराज थे, चाहे किसान रैली हो और किसान बिल हो, चाहे छुट्टा जानवरों का खौफ हो गाँव में, चाहे बड़े बड़े हाईवेज तो बन रहे हैं लेकिन अंदर की सड़कें उतनी ही खराब है, भ्रष्टाचार उतना ही है, शिक्षा पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ों के बावजूद लोगों ने गाली देते देते इनको वोट दे दिया। तो एक किसी ने कल फ़ोन पर मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे उनके मुंह से बात निकल गई। हाँ, एक साहब ने कनाडा से बताया जो ऑब्जर्व कर रहे थे पूरे इसको। उन्होंने कहा ये तो ऐसा ही हुआ, शादी के समय खूब गाली देते हैं, वधू पक्ष वाले वर पक्ष वालों को खूब गाली देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जयमाला या बहू दे देते हैं। तो इस बार गाली खूब दिया, भाजपा को गाली दिया, भाजपा के विरोध में बोलते रहे, दूसरी पार्टियों के साथ रहे गैर सफाई, लेकिन वोट देते समय उधर चले। ये एक विचित्र चमत्कार हुआ और ये लाभ उनको इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को दुष्प्रचारित किया। इवन मोहन भागवत का स्टेटमेंट आ गया कि पहले दूसरे चरण में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसलिए बाकी 3-4 चरणों में आप लोग सुधारिए। पहले 2 चरण में स्थिति अच्छी नहीं, बाकी 5 चरणों में सुधारिए। तो जितने तरह के सब ये सब हुए, उसका नतीजा जो रहा वो आपके सामने है। लेकिन इसमें भी संकेत हैं सकारात्मकता के, और हम लोगों के लिए मैसेज ये है कि जो जन सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, जनता को आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं, जनता को एहसास दिलाने के लिए काम कर रहे हैं कि आप मालिक हैं, इस पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। मुझे शायद पता नहीं अपने सामने ये देख पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आजीवन इस पर काम करने की ज़रूरत है। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़ कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। समय जितना भी लगे, शायद अभी और समय लगे, कुछ चुनाव हो, वो हैंडपम्प से साफ़ पानी तो आएगा ही आएगा। असंभव है कि साफ़ पानी ना आए, लेकिन वो मेरा शेर है ना कि हमारी व्यवस्था, हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपम्प की तरह होता है, पहले गंदा मटमैला फिर साफ़ पानी खींचता है। तो अभी मैं सोच रहा था गंदा मटमैला पानी अब ख़त्म होने का समय आ रहा है, 5-10 साल में आएगा, लेकिन इस चुनाव के बाद लगता है ये भी हो सकता है 5 साल और 10-15 साल में आएगा, लेकिन आएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। आपने हैंडपम्प अगर लगाया है तो साफ़ पानी आएगा। और साफ़ पानी क्या होगा? जब जनता मालिक होगी, सेवकों को चुनेगी, हर फैसले महत्वपूर्ण देश और प्रदेश के जो जनता से संबंधित हैं, जनता की मेजॉरिटी से होगा। किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलेगी। देश पर संप्रभुता जो हमें मिल गई है बाहरी शक्तियों से, आंतरिक शक्तियों से संप्रभुता अभी नहीं मिली है, सॉवरेंटी नहीं मिली है। कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है जनता से, और जनता तो रौंद दे रहा है, वह ख़त्म होगा। जनता मालिक होगी और जो भी प्रतिनिधि चुनेगी वह
विधानसभा या लोकसभा में जा कर के जनता की आवाज़ रखेंगे, अपनी आवाज़, पार्टी की आवाज़ या पार्टी के आका की आवाज़ नहीं, सही जनप्रतिनिधि रहेंगे, उसी दिन लोकतंत्र सही अर्थों में आएगा, वही साफ पानी होगा। नहीं तो एक लोकपाल बना देने से, आरटीआई भी बना देने से कुछ नहीं होता। आरटीआई में लोग सूचनाएं मांगते रह जाते हैं, कोई फैसला नहीं आता, इधर से उधर भटकाते रहते हैं सालों साल। मैंने आरटीआई में सवाल पूछे, सारे लोगों से पूछे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे लोगों से सवाल क्या किया था कि अगर संविधान और विधि के संरक्षण और संवर्धन की आपने शपथ ली है और संविधान कहता है कि हर नागरिक को संविधान जानना चाहिए, तो आपने संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या किया? क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं है? अगर आपकी ये ड्यूटी है तो क्या कितने दिनों में आप अपने क्षेत्र में संविधान को बता देंगे? क्या ज़रूरी नहीं कि स्कूल हर इस क्लास में संविधान पढ़ाया जाए और हर घर में संविधान की किताब रखी जाए? इतने छोटे छोटे सवाल केवल 2 चीफ मिनिस्टर को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान की सारी व्यवस्था ने भरमाया है, भटकाया है। लेकिन 2 चीफ मिनिस्टर का जो जवाब आया, उसी से मैं खुश हूँ कि मेरा कुछ तो कदम, थोड़ा थोड़ा सिस्टम जो एकदम अचल हो गया है, पीर पर्वत सी पिघलनी है, तो वो पिघलनी शुरू हो गई है। वो सिस्टम का जो असंवेदनशीलता है वो पर्वत सी है, लेकिन पिघलने लगी। सिक्किम के और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर्स का बड़ा अच्छा जवाब आया। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने लिखा कि सन 75 में जब हम हिंदुस्तान से जुड़े तो हमें अंग्रेज़ी में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें थी, उसको हम हर गांव सभाओं में हमने भेजा था। और अब ये जो सरल शब्दों में संविधान की किताब थी, इसको भी भेज दिया था उस आरटीआई के साथ। उन्होंने कहा कि आपकी किताब की ज़ेरॉक्स कॉपी हम हर गांव सभा में भेज रहे हैं और संविधान का ओरिजिनल का सिक्किमीज़ में ट्रांसलेशन करा लिया है, अंडर प्रेस है, जब छप जाएगा तो हर गांव में भेजें। और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आपके आरटीआई के सारे पॉइंट्स नोट किए, पहली बार मणिपुरी में ट्रांसलेशन करा रहे हैं और छपवा करके हर घर में भेजेंगे। तो होता है, थोड़ा थोड़ा हुआ उस समय। और अब मतलब वही, जब पर्वत की बर्फ़ पिघलती है तो एकाएक नहीं पिघल जाती, थोड़ी थोड़ी पिघलती है। ये जद्दोजहद है हम लोगों के मेहनत की ऊष्मा का और बरसों बरसों की, हज़ारों सालों की सड़न का, हज़ारों साल की सड़न, हज़ारों साल की असंवेदनशीलता। हमारे धर्म ने भी उसमें बहुत सारा काम किया है। इंद्र को हम अपने देवताओं का राजा मानते हैं, उनको पूजते हैं, और वो है इंद्र जो व्यभिचार करता है गौतम ऋषि की पत्नी के साथ। और जब गौतम ऋषि को पता चलता है तो वो श्राप अपनी पत्नी को देते हैं कि तुम अहिल्या को, कि तुम पत्थर हो जाओ। वो श्राप गौतम ऋषि इंद्र को नहीं देते हैं। गलती इंद्र ने की थी, श्राप इंद्र को देना चाहिए था, कम से कम उसे देवता से तो भगा देना चाहिए था। लेकिन हम आज भी उसको देवता माने हुए हैं, और जिसका परिणाम है कि आज भी जो बलात्कार करता है, जो हिंसा करता है, जो लूटता है, जो असंवेदनशील है, हम उसको पूज रहे हैं, उसको सत्ता दे रहे हैं, उसको सत्ता सौंप रहे हैं। और जो पीड़िता है, चाहे अहिल्या हो, चाहे जनता हो, चाहे जिस लड़की का बलात्कार हो रहा है, उसके हक छीने जा रहे हैं, उसी को लूटा जा रहा है, उससे सब कुछ छीना जा रहा है। ये हज़ारों हजार साल की ये पीर पर्वत की है, या संवेदनशीलता के पर्वत की है। ये एक चुनाव में नहीं पिघलेगी, लेकिन पिघलेगी। लोकतंत्र ही इसका इलाज है। थोड़ा थोड़ा, इंच बाय इंच, जैसे जैसे रोशनी, वो पर्वत की जो बर्फ़ है वो पिघलती है सूरज की ऊष्मा से। सूरज तो बेचारा हर समय रहा है, लेकिन हमने उससे कोई शिक्षा ही नहीं ली।
हमने आंखें बंद कर ली तो ना सूरज का लाभ ले पाए और ना अपने ज्ञान का लाभ ले पाए। लेकिन हम लोगों की ये जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जो संविधान को जन जन तक ले जाना है, जो लोगों को ये बताना कि तुम मालिक हो, तुम्हें सेवक चुनना है, जन सशक्तिकरण का जो ये महायज्ञ है, जो जुगनुओं को मिलजुल कर सूरज बनाने का हौसला है, इससे, इस सूरज से जो पीर पर्वत की है वो थोड़ा थोड़ा पिघलेगी। इस चुनाव में भी पिघली है, यही मुझे खुशी है, आंतरिक खुशी है कि इस चुनाव में भी वो पर्वत से पीर पिघली है। बस वो दुष्यंत कुमार के शहर की पीर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। ये भावगंगा उसी पीर पर्वत से निकली हुई भावगंगा है, और यह उस पीर पर्वत सी जो हो गई है, हजारों साल के असंवेदनशीलता, अंधभक्ति, आंखें मूंद करके सब कुछ देखना, अज्ञानता, उसको धीरे धीरे करके, इसीलिए अनुशासित इनकलाब है। ये ये बंदूक की गोली से नहीं होगा, ये स्विच दबाने की तरह नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि यह चुनाव ने बहुत आशा दी है और बहुत सकारात्मक दिशा में थोड़ी बर्फ़ पिघली है। अब कुछ और हाइकू सुनाकर जो हाइकुओं का सिलसिला चल रहा था, अपनी बात आज ख़त्म करेंगे। वहाँ तक पिछली बार हुआ था कि मेरी वंशी और मेरा सुदर्शन चक्र जब मिलकर हो जाते हैं एकाकार, तो बन जाता है मेरा साहित्य या मेरी कलम। मेरी वंशी और मेरा सुदर्शन चक्र जब मिलकर हो जाते हैं एकाकार, तो बन जाता है मेरा साहित्य और मेरी कलम या मेरी भावगंगा। अब आग कागज़ पर तो नहीं परोसी जाती, आग कागज़ पर तो नहीं परोसी जाती, फिर भी मैं परोस रहा हूँ। आग कागज़ पर तो नहीं परोसी जाती, फिर भी मैं परोस रहा हूँ। जितना एक जुगनू आग परोस सकता है, उतना मैं लगातार परोस रहा हूँ। और उसी का नतीजा कि अब ढेर सारे जुगनू आग परोसने लगे हैं, तो अब ये पीर पर्वत सी पिघलनी शुरू हो गई है। ये चुनाव भी उसका साक्षी है। तो आग कागज़ पर तो नहीं परोसी जाती, फिर भी मैं परोस रहा हूँ। तभी पीर पर्वत सी पिघलेगी। मैं वित्त विभाग में रहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहा और हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचा। लोग मुझसे पूछा करते थे कि आप वित्त विभाग में हैं, इतना नीरस विभाग में हैं, कैसे कविताएं और साहित्य और ये सब चल रहा है। तो मैं कहता था कि मैं वित्त में तो हूँ ही, अगर का भी लिखता हूँ तो कवित्व बन जाता है। वित्त में तो हूँ ही, का भी लिखता हूँ तो कवित्व बन जाता है। तो उस पर एक हाइकू है कि मेरे अनजाने ही मेरा सारा वित्त कवित्व में बदलता चला गया। मेरे जाने अनजाने ही मेरा सारा वित्त कवित्व में बदलता चला गया। और ये बात भावगंगा के इस एपिसोड्स के लिए ख़ास तौर से है। कई बार जब बात शुरू होती है, मैं आज बिल्कुल नहीं सोच के आया था कि जो मैं बोलूँगा ये बोलूँगा, लेकिन इनका सत्संग या आप लोगों का सत्संग या सूरज का सत्संग, जो भी, या चिड़ियों का सत्संग, जो भी हो, जिसकी वजह से ये इतना सब बोल गया, तो हमने सोचा था इसीलिए कि कुछ हाइकू सुनाएंगे और आज की, और शारदा लाल जी के प्रश्न पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। लेकिन इतनी लंबी चर्चा हो जाएगी, मैंने नहीं कल्पना किया था। तो कई बार जब बात शुरू होती है तो ऐसा लगता है, कई बार जब बात शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि एक पौधा उग रहा है। कई बार जब बात शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि एक पौधा उग रहा है।
बातों बातों में कुछ फूल आ गए, कुछ पत्तियां आ गईं और एक पौधा बन गया आज की बातचीत में। जब तक अनंत भी बिखर कर शून्य नहीं होता, वह ईश्वर भी नहीं होता। जब तक अनंत भी बिखर कर शून्य नहीं हो जाता, वह ईश्वर भी नहीं होता। जब तक अनंत भी बिखर कर शून्य नहीं हो जाता, वह ईश्वर भी नहीं होता। अगर वो है ना, एक श्रेष्ठ एग्जिस्टेंस, एक विराट जीवंत शरीर है और हम सब उसके एक जीवंत अंग हैं, यह एक रियलिटी है। लेकिन अगर वह अनंत इन अंगों में न बिखरा होता, वह एक पिंड ऐसे ही रहता, उसमें बुद्धि ज्ञान वाला अंग नहीं बना होता, ज्ञान का अंग बना, एहसास का अंग बना, तभी उसे लगा कि ईश्वर है। और जो दूसरे अंग हैं, उनको ये एहसास कि ये ईश्वर है, संपूर्णता ईश्वर है, ये इसीलिए हो रहा है कि वह अलग अलग अंग हैं, वह उससे जुड़े भी हैं लेकिन अलग भी हैं, भूमिकाएं अलग हो जाती हैं। तो ये जो बिखराव, ये जो भूमिकाओं का बिखराव, अनुभवों का बिखराव या अंतर कह लीजिए, बिखराव कह लीजिए, ये जब हुआ तब लोगों ने समझना शुरू किया कि वो ईश्वर है। मेरी इसी पर एक और कविता है कि सूरज तुम इसीलिए हो कि मेरी आंखें हैं, या जिसके पास आंखें नहीं हैं, कुछ ऐसे जानवर भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे जो अंधे हैं बेचारे, अगर फिर भी वो सूरज का एहसास पा रहे हैं, तो इसलिए कि रोशनी तो नहीं महसूस करते लेकिन त्वचा को अनुभव होता है, गर्मी महसूस, तो उनके लिए है कि सूरज तुम इसलिए हो कि मेरी त्वचाएं हैं। अगर पूरी सृष्टि में त्वचा और आँखें, रोशनी और गर्मी अनुभव करने वाली इंद्रियां ना हो, ऐसे जीव जंतु ना हो, तो सूरज का एग्जिस्टेंस क्या है? कौन उसको मानेगा कि सूरज है? तो जब तक अनंत भी बिखर कर शून्य नहीं हो जाता, वह ईश्वर भी नहीं होता। कोई वृक्ष किसी बीज या पौधे की परीक्षा नहीं लेता। कोई वृक्ष किसी बीज या पौधे की परीक्षा नहीं लेता। हम ज़्यादातर समय अपनी ज़िंदगी का जो दूसरे को परीक्षा लेने में, दूसरे को टटोलने में, दूसरे को भांपने में जो नष्ट करते हैं, उससे जीवन भी कई बार नष्ट कर देते हैं। कोई वृक्ष किसी बीज या पौधे की परीक्षा नहीं लेता। और एक थोड़ा व्यंग्यात्मक कि बुद्ध और महावीर इसीलिए कर पाए इतनी साधना, बुद्ध और महावीर इसीलिए कर पाए इतनी साधना क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, आईफोन नहीं था। बुद्ध और महावीर इसीलिए कर पाए इतनी साधना क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था। अब आखिरी दो हाइकू, उसके बाद आज के भावगंगा का हम लोग विराम करेंगे। इतनी सूचनाएं इकट्ठी करके हम व्यक्ति नहीं रह जाते, अखबार बनने लगते हैं। इतनी सूचनाएं इकट्ठी करके हम व्यक्ति नहीं रह जाते, हम अखबार बनने लगते हैं और अखबार बन जाते हैं। आजकल अधिकांश लोग अखबार ही बन गए हैं। वो अपने अंदर का कोई चिंतन या कोई स्फुरण, कुछ ताजगी, कुछ संवेदना, वो सब नष्ट हो गई है, केवल अखबार रह गए। और ये आखिरी है, और ये एक अनुभव से है। हम फैज़ाबाद में पोस्टेड थे
और ध्रुव यादव जी, जिनके स्कूल के बारे में हमने अक्सर जिक्र किया है अयोध्या के माझा क्षेत्र में, तो वो बलरामपुर ज़िले में हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर के पास एक और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे थे और उसके उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया। समय उद्घाटन का 2-3 बजे के आसपास रहा होगा, लेकिन मौसम इतना ख़राब था, बारिश इतनी हो रही थी कि बहुत धीरे धीरे, और रास्ता भी ख़राब। तो हम लोग जब गोंडा फ्लाईओवर पर पहुँचे तो हमारे डिपार्टमेंट के आईटीओज़ और वो सब लोग वहाँ मौजूद थे रिसीव करने के लिए, वो भी साथ जाने के लिए, क्योंकि उनको भी उत्सुकता थी कि कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे स्कूल खोलता है और सर वहाँ जा रहे हैं। तो वो लोग वहाँ खड़े थे। तो उसमें एक इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि सर जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक तो अंधेरा हो जाएगा, आप वहाँ क्या देखेंगे। उसी समय मेरे मुंह से ये निकला जो आज आपके सामने हाइकू के रूप में है कि अगर आंखें खुली हों, अगर आंखें खुली हों तो अंधेरा भी देखने की चीज़ होता है। अगर आंखें खुली हों तो अंधेरा भी देखने की चीज़ होता है। अगर आंखें खुली हों तो अंधेरा भी देखने की चीज़ होता है। तो हम लोग गए, वाकई जब बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए 5 किलोमीटर पहले, तो पगडंडी जैसी थी, उसमें नाला था एकदम। वो नाले में पानी भर गया और हमें अपने एम्बेसडर कार तो छोड़नी ही पड़ी। उनके साथ एक जीप थी, उस जीप पे थोड़ा आगे आगे ले गए। आगे इतना पानी भर गया कि उसमें जीप भी नहीं जा सकती थी। तो हम लोग कमर कमर तक पानी में घुस करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उस नाले को पार करके स्कूल पहुँचे। करीब जाड़े का वही दिन रहा होगा, अक्टूबर नवंबर, जाड़े की शुरुआत, तो दिन जल्दी डूबता है। तो सूरज डूब चुका था, अंधेरा हो चुका था जब हम लोग वहाँ। लेकिन वो लोग छाता लिए हुए, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं थी, बहुत थोड़ा सा वो छप्पर था, बाकी बच्चे थे, वो लोग थे आसपास के, सब लोग छाता लिए हुए वहाँ इकट्ठे थे। और वो अद्भुत अनुभव था, अद्भुत अनुभव था। हम लोगों के पैर में खूब मिट्टी लग गई थी, पैंट में मिट्टी लग गई थी नाले में चलने की वजह से। उसके बाद जब हम लौटे तो बलरामपुर चीनी मिल में गेस्ट हाउस में हम लोगों का इंतज़ाम था रात रुकने का, सुबह वहाँ से चलने का। पैर में और हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी, और उनका आलीशान गेस्ट हाउस और उसमें खूब बढ़िया कारपेट। तो जब आने लगे, मैं अपना जूता उतारने लगा कि अब इस कारपेट पर ऐसे क्या जले, तो अब जाहिर सी बात है, मैं उस पूरे 17 जिलों का कमिश्नर, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब, जूता पहन के आ जाइए, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ, आज ये कालीन और ये गेस्ट हाउस धन्य हो जाएगा, आज इसको ज़मीन की धूल और कीचड़ मिल रही है, आज इसको ज़मीन की धूल और कीचड़ और मिट्टी मिल रही है, पानी मिल रहा है, आज इसकी भी प्यास बुझ जाएगी। और शायद ना आज के पहले और ना आज के बाद इस गेस्ट हाउस में इस तरह का कोई व्यक्ति कीचड़ से लदा सना आएगा। तो यहीं के साथ यहीं आज की भावगंगा समाप्त होती है। आशुतोष जी ने खूब लिखा है, अंधेरा भी देखने की चीज़ होता है, अद्भुत सर। आज का सब अखबार रह गए हैं, बिल्कुल सही, सादर प्रणाम। वित्त के जुड़ते ही कवित्व हो जाता है, वाह। वित्त के जुड़ते ही कवित्व बन जाता है, वाह। आप जैसे भगीरथ की तपस्या ज़रूर ही आपकी भावगंगा को आपके रहते रहते देश में बहेगी। आरटीआई का जवाब न मिलना वाकई दुखद है। सिक्किम और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का हार्दिक अभिनंदन। और भुवनेश्वर जी कहते हैं आपके रहते रहते आएगा। आशुतोष जी कह रहे हैं चुनाव की शानदार समीक्षा बिल्कुल नए संदर्भों की मिली। आशुतोष जी कह रहे हैं आज इन तिलिस्मों को बारीकी से जानने का मौका मिला।
आंखें मुलमुलाने लगी हैं, खुली नहीं। बिल्कुल सही सर। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग देखा नहीं होना चाहिए, सही है सर। तो यह सब प्रतिक्रियाएँ थीं और इसी के साथ आज की भावगंगा समाप्त होती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।